नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। हाजिर है एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों पर। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री और इंतकाल अब एक साथ 24 घंटे में होगा ऑटो म्यूटेशन। सीएम सैनी ने शुरू किया पेपरलेस रजिस्ट्री। लाडवा से शुरू हुई थी पहल, अब दूसरा चरण लागू। सीएम सैनी ने सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में की 2 बड़ी घोषणाएं। विद्यार्थियों को मिलेंगी कई तरह की सुविधाएं। कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध करवाने की गई घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान पर हुई चर्चा। कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विभाग की योजना पर हुआ मंथन। सीएम सैनी की अध्यक्षता में राखी गढ़ी को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम बोले, राखी गढ़ी विश्व मानचित्र पर भारत की प्राचीन सभ्यता का सबसे सशक्त प्रतीक बनेगा। 8000 वर्ष पुरानी सरस्वती सिंधु सभ्यता को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में देख सकेंगे देश विदेश के पर्यटक। बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिया बड़ा आश्वासन। विज बोले, सभी अधिकारियों को साथ बिठाकर एक एक मांग पर होगी आर पार की बात। करनाल में बीजेपी में तकरार पर बोली अर्चना गुप्ता। कहा, छोटे मोटे मतभेद को शांति से बैठकर सुलझा लिया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भी अर्चना गुप्ता ने दिया बड़ा बयान। कहा, जिसने भी राम मंदिर के नाम पर 1 रुपए की चोरी की है उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। कुरुक्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्री ने वीबीजी रामजी योजना का किया शुभारंभ। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू। बोले, रोजगार पर फोकस। केंद्र से हरियाणा को मिली 590 करोड़ की सहायता। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बीजेपी पर तीखा हमला। रेवाड़ी कार्यक्रम में नेताओं की गैर हाजिरी पर उठाए सवाल। हरियाणा राजस्थान जल समझौते पर भी सरकार को घेरा। साइबर सिटी गुरुग्राम में बलेनो कार ने 2 युवकों को उड़ाया। दोनों हवा में उछलकर जमीन पर गिरे। हालत गंभीर, तीनों कार सवार हुए फरार। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और हरियाणा के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 2 दिन तक सामान्य से 33% कम बरसात। सिरसा रहा सूखा, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में शिक्षा को लेकर 2 अहम घोषणाएं की। बुनियाद योजना के तहत 25 नए केंद्र खोले जाएंगे और कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर दिए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सुपर 100 योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देना है, ताकि संसाधनों की कमी उनकी सफलता में बाधा न बने। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 534 विद्यार्थी आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने गांव-गांव लाइब्रेरी खोलने के लिए सरकार के संकल्प को भी दोहराया। कुछ जिलों से ये निरंतर मांग उठ रही थी और मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से जब बात किया, मैंने पूरा बताया कि अब की बार जो आपने इस बुनियाद को रखा उसके ऐसे परिणाम आ रहे हैं, तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि स्वयं मनोहर लाल जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों के अभिभावकों की मांग के ऊपर निरंतर ये बात आ रही है कि इसको बढ़ाया जाए। मैं अभी आदरणीय मनोहर लाल जी को ये चर्चा कर रहा था, मैं कहा जी ये मांग आ रही है, तो मनोहर लाल जी कहने लगे कि इसको बढ़ाओ और आगे। तो मैं आज ये घोषणा भी करता हूँ कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं, इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे जो बुनियाद के तहत खोले जाएंगे। जहां तक आप पहुंचे हैं ये फाइनल स्टेज नहीं है। ठीक कहा सीएम साहब ने कि हमें से ही कल को ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई जाएगा, कोई आईएएस जाएगा, आईपीएस जाएगा, आईआरएस जाएगा, आईएफएस बनेगा। रास्ते खुले हैं, स्काई इज द लिमिट। आगे बढ़ने की सीमा नहीं होती है। आगे बढ़ने के लिए ललक चाहिए, एक संकल्प चाहिए, परिश्रम करने का स्वभाव चाहिए। तो इस नाते से जहां तक आप पहुंचे हैं बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। ऐसे रिजल्ट जैसा आपका सुपर 100 का आया है, ऐसे रिजल्ट तो अच्छे संस्थानों का नहीं आता इतने प्रतिशत में, अच्छे संस्थानों का।
हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। नायब सैनी सरकार को समर्थन देने वाले बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश नागार्जुन पर बीजेपी नेता ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता दिनेश कौशिक ने दावा किया कि निर्दलीय विधायक जिले में पूरी पार्टी को पूरी तरह से खा जाएगा। लाइव चला लियो बेशक, डरता नहीं हूं, पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। पार्टी को समर्थन देकर जो भाई कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना था बीजेपी का। बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिनेश कौशिक को उम्मीदवार बनाया था। बहादुरगढ़ सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने दिनेश कौशिक को 41,000 वोटों से हराया था। हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, जिसके बाद राजेश जून ने नायब सैनी सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। अब दिनेश कौशिक ने राजेश जून पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पार्टी में भीतरघात की चर्चा तेज हो गई है। अरे अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी कार्यकर्ता, आप देख रहे हो पहले से ही हमारे कार्यकर्ता कितने उत्साह में है, कितनी उमंग में है, कितनी ऊर्जा में है, और बाकी सब कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करके और बूथ स्तर तक और मजबूती लाने का काम करेंगे। मैम, रेवाड़ी के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, नायब सिंह सैनी पहुंचे, शिवराज 3 विधायक और नहीं पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता कि पहुंचना चाहिए था? जरूर पहुंचना चाहिए था, लेकिन जो भी कैसी कोई बात हुई है पार्टी उसका संज्ञान लेगी। राम मंदिर पे चढ़ावा चोरी, जो भी किसी ने 1 रुपया भी चोरी किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी की सरकार स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय जन सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नई वीवीजी रामजी योजना का शुभारंभ किया और सरकार की ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी साझा की। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आधारभूत ढांचे के विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर लगातार जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए हरियाणा को 590 करोड़ 19 लाख रुपए जारी किए हैं, जबकि राज्य सरकार भी अपनी हिस्सेदारी दे रही है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था लागू हो चुकी है, जिसके तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड का सत्यापन और रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो पात्र व्यक्ति को 100 रुपये प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। महिलाओं को लेकर मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई महिला कम से कम 10 पशुओं के साथ डेयरी शुरू करती है तो उसे ग्राम पंचायत की ओर से 350 गज जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। 21 दिसंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को लेकर आए। लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, जिसकी शुरुआत हमने की है, और केंद्र सरकार ने इस स्कीम में 590.19 करोड़ रुपया भी हरियाणा प्रदेश को डाल दिया है। और जो हमारा 60-40 के रेशो से 70 करोड़ रुपया हमने हरियाणा प्रदेश ने भी इस स्कीम में हमने डाल दिया है, जिससे हमारा जो ये आज 1 जून से मनरेगा की शुरुआत हो सके। साथियों, इसमें 30 जून 2026 तक जो मनरेगा के अंदर जो काम हुए थे, किसी एजेंसी की या कर्मचारियों की जो पेमेंट है वो 30 जून के हिसाब से होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हालिया ही रेवाड़ी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अरोड़ा ने दावा किया कि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और एक केंद्रीय मंत्री की गैर मौजूदगी से यह साफ है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाती है, लेकिन अब उसकी अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। उन्होंने फरीदाबाद में अलग अलग नेताओं द्वारा एक ही कार्यक्रम के उद्घाटन को लेकर भी तंज कसा और कुछ मंत्रियों के बीच मतभेद का संकेत भी दिया। वहीं जल मुद्दे पर बोलते हुए अरोड़ा ने हरियाणा राजस्थान जल समझौते और भूजल संकट को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि कई जिले डार्क जोन में पहुंच चुके हैं और इसके बावजूद प्रदेश के हितों की अनदेखी लगातार की जा रही है। इसके अलावा रोजगार योजनाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और मनरेगा तथा नई योजनाओं में गारंटी शब्द के अभाव पर सवाल उठाए। हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता की चिंता होनी चाहिए, हरियाणा के किसानों की चिंता होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हरियाणा के हैं, चिंता दूसरे प्रदेशों की करते हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला SYL का हमारे पक्ष में आया हुआ 2016 से, और पिछले 12 साल से केंद्र में भी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उस फैसले को लागू कराते SYL का पानी हमें मिलता। SYL का पानी केंद्र की सरकार हमारे तो दबा नहीं रही, और केंद्र की सरकार के दबाव में हमारा जो पानी है वो राजस्थान को देने की MOU इन्होंने साइन किए हैं, जबकि हरियाणा के बहुत जिले ऐसे हैं जो आज डार्क जोन में चले गए। अब ये कहते हैं कि बरसात का फालतू पानी देंगे। बरसात का फालतू पानी दादूपुर नलवी नहर के जरिए कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी थी। हरियाणा प्रदेश के 3 जिले कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर, जहां के 90% जो ब्लॉक हैं डार्क जोन में चले गए, वहां पानी देते, वहां के लोगों के किसानों की जो मांग है उसको पूरा करते, परंतु वहां तो बंद कर दी बनी बनाई, और पंजाब को पानी दे रहे हैं। हमारा दक्षिणी हरियाणा सारा सूखा पड़ा है। अगर इनके पास बरसात का फालतू पानी है तो दक्षिणी हरियाणा में दे दें, बने हुए चैनल है, पाइपलाइन की भी जरूरत नहीं है। परंतु क्योंकि केंद्र सरकार के आगे घुटने टेके हुए हैं सरकार ने, उनके कहने पे दिए हुए हैं। अगर पंजाब को राजस्थान को पानी देना ही था तो पहले रेणुका डैम है, हमारे किसाऊ डैम है, लखवाड़ डैम है, इनको बनाते तब उनको पानी देते। परंतु हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पलवल में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान राव नरेंद्र सिंह ने SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी की गंभीरता जताई। उन्होंने बताया कि पार्टी ने इस विषय पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसके सदस्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बूथ लेवल एजेंटों को सतर्क करेंगे। उनका कहना था कि उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना घटे और कोई भी फर्जी वोट शामिल ना हो। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और मृत व्यक्तियों के नाम हटाने पर भी जोर दिया गया। राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे कई लोगों को उनके मताधिकार से वंचित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार संविधान मौलिक अधिकार है और इसे निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, हमारे नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि इन बातों का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। इसलिए हमारा ये प्रयास रहा कि हम इस मामले के अंदर पूरी तरह से एक हो। राहुल जी कोटा के अंदर गए और कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि भाई मैं साथियों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे कोई राजनीतिक बात नहीं करने आया हूं, ना मैं आज कांग्रेस की बात करूंगा, ना मैं BJP RSS की बात करूंगा, मैं केवल छात्रों के, युवाओं के भविष्य के ऊपर बात करूंगा। उस बात को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे यूथ कांग्रेस, हमारी NSUI, तमाम कांग्रेस के संगठन पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को हम जगह जगह चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नौजवानों के भविष्य की चिंता है और हम चाहते हैं कि घटना भविष्य में ना हो और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और शिक्षा मंत्री भारत सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की, आप जानते हैं कि वो कभी इस्तीफा लेते नहीं, चाहे कितने बड़े से बड़ा भी कोई कांड कर दे, काम कर दीजिए। हरियाणा के रेवाड़ी में देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार कर ली गई। वहीं एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश हत्या, लूट और फिरौती समेत कई संगीन मामलों में वांछित थे। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नाकाबंदी पे की गई तो उसके बाद 2 लोग पल्सर मोटरसाइकिल पे आगे दिखाई दिए, उनको रुकने का इशारा किया तो इशारा करते ही और उन्होंने तुरंत पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी।
जिसमें एक गोली हमारे इंस्पेक्टर फखरुद्दीन को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो सुरक्षित बच गए। और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें जो 2 लोग हैं उनको पैर में गोली लगी है। और आपको बता दूं कि ये लोग, एक तो मोहन है बोलनी का और एक गोविंद उर्फ चमन, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनके ऊपर पहले भी काफी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। मोहन के ऊपर करीब 8 और 9 चोरी, फिरौती और लूट डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। 307 का मुकदमा दर्ज है, आर्मजेड का मुकदमा दर्ज है। और गोविंद के ऊपर हरियाणा और राजस्थान में करीबन 14-15 मुकदमे दर्ज हैं। एक 302 का मुकदमा दर्ज है। तो इस मुठभेड़ में इन 2 आरोपियों को गोली लगी है और इनको तुरंत ट्रामा सेंटर में एडमिट करवाया गया है और उपचार किया गया है। हरियाणा के पानीपत जिले के सिवा गांव से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां तालाब में नहाने गए 3 दोस्तों में से 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक किशोर का पैर फिसलने के बाद वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए दूसरे दोस्त ने भी तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही पानी में डूब गए। तीसरा युवक किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई और शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी दुखद घटना है भाई। गांव से 2 बच्चे थे 17-18 साल के लगभग। तालाब के पास वो दीवार से इधर पाथ बंधी हुई है तालाब की, तो उस पर लड़का आया, उसका पैर फिसल को तालाब में चले गया। उसको बचाने के चक्कर में दूसरा भाई था जो, वो भी उसको वहाँ पड़ने से बचाने लग गया। वो कोशिश करता रहा, नहीं, फिर वो भी कूद गया उसमें। कूदने में वो दोनों, एक को बचाने में दूसरा भी बेचारा चले गया। तो दोनों डूब गए। डूबने के बाद डेथ हो गई उनकी। अब यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले आए हुए। जवान बच्चे थे, 17, 18 साल के बच्चे थे। बड़ी दुख की बात है। उस परिवार को परमपिता परमात्मा शांति दे, दुख को सहने की शक्ति दे। फरीदाबाद के धौज गांव में एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई है। पहले हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच थाने में समझौता हो गया था, लेकिन इसके बावजूद दोबारा मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 27 जून को महिलाओं के साथ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ था, जो पुलिस थाने तक पहुंचा और बाद में समझौते के साथ खत्म हो गया था। लेकिन 30 जून को दूसरे पक्ष के लोगों ने रंजिश रखते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में 20 वर्षीय नीरज समेत 3 लोग घायल हो गए। नीरज का बायां हाथ टूट गया, जबकि उसकी मां और पिता को भी गहरी चोटें आई हैं। परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। देखिए, 30 जून को थाना धौज में 2 पड़ोसी परिवारों का आपस में झगड़ा हुआ था, तो जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस को शिकायत दी गई। तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए झगड़े की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया है। सर, आरोप जो है पीड़ित वो लगा रहे हैं कि इसमें पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ना अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने हमला किया। जी देखिए, 30 तारीख को ये झगड़ा हुआ था रात के समय, और इसमें हमने 1 तारीख को अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें 3 व्यक्ति घायल हैं, एक महिला है और एक उसके दो पुरुष हैं। तीनों एक परिवार के सदस्य हैं, पति पत्नी और बेटा इसमें घायल है। तीनों को 3-3 चोटें लगी हुई हैं। तो हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें डॉक्टर साहब से राय लेंगे। डॉक्टर साहब से राय लेने के बाद उसमें जो चोट है उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद इसमें फर्दर प्रोसीडिंग हम करेंगे। सर, जो शिकायत दी गई है उसमें क्या विवाद बताया गया? जी, उसमें बताया गया कि जो ये पड़ोसी हैं आपस में, और एक ये अशरफ उर्फ सरकारी नाम का एक व्यक्ति है, इनका कुछ दिन पहले भी 27 तारीख को भी कुछ कहासुनी हुई थी, इनका आपस में बैठकर कॉम्प्रोमाइज हो गया था, परंतु इनका फिर 30 तारीख को झगड़ा हुआ है। तो इसमें हमने मामला दर्ज कर लिया, इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र शहर के पुराने बस स्टैंड के समीप गांधीनगर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है। शव की स्थिति गंभीर थी और गर्दन तथा शरीर अलग अलग मिले। घटना की सूचना मिलने के बाद ही रेलवे पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रेलवे पुलिस के कर्मचारी परविंदर सिंह ने बताया कि पुराने बस स्टैंड के पास रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। फिलहाल मृतक की पहचान करवाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पुलिस को मृतक की जेब से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पर उसकी शिनाख्त की जा रही है।
2/7 को स्टेशन मास्टर कुरुक्षेत्र की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुई है कि किलोमीटर नंबर 84 के 16-15 पर एक आदमी रन ओवर हो गया। मौके पर जाकर हमने डेड बॉडी को उठवाकर सिविल हॉस्पिटल में रख दिया। शनाख्त के प्रयास जारी है। जो डेड बॉडी है 70-75 साल के बुजुर्ग की लग रही है। अभी तक इसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। हरियाणा के पानीपत जिले के अंतर्गत आने वाली किशनपुरा चौकी क्षेत्र में 2 लोगों ने एक कुत्ते को डंडों से बेरहमी से पीट कर लहूलुहान और अधमरा कर दिया। जब एक स्थानीय युवक ने इस क्रूरता का विरोध किया तो आरोपियों ने न सिर्फ कुत्ते को घसीटकर सब्जी मंडी में फेंक दिया, बल्कि विरोध करने वाले युवक और उसके पूरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी। किशनपुरा पुलिस चौकी को दी गई लिखित शिकायत में किशनपुरा के नेहरू पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले राजीव ने बताया कि बुधवार यानी 1 जुलाई की शाम करीब 7 बजे वह अपने घर के पास मौजूद था। उसी समय उसके घर के नज़दीक रहने वाले 2 लोग, जिनकी पहचान मोनू और कुलदीप के रूप में हुई है, उन्होंने एक बुजुर्ग कुत्ते पर लाठियां बरसा दी। दोनों आरोपी ने बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल होकर अधमरी हालत में पहुंच गया। कुत्ता ने मेरा दोता काटा बेटा, और वो जुकर बड़ा है ना रटा में तो बड़ा मानस ने भी जपटा है नुआ पाड़ा हो। और के नाम है कई दफे कह चुके भाई अपने कुत्ता ने बांध लो, दोनों कुत्ता ने, और भाई ये खा लेंगे बाका ने। और जिस दिन लड़का पाड़ा उस दिन भी कई आदमिया ने छटवाया, जिस दिन मैं घेर ली थी उस दिन भी कई ने छटवाई थी। हम थोड़ा सा घर से काम के लिए बाजार गए हुए थे, तो आए ना तो हमारे घर के बाहर एक डॉग बैठा हुआ था साइड में। हमारा घर ये साथ में सर, तो यहाँ बैठा हुआ था। आते उन्होंने लठ मारने चालू कर दिए। वो बोल रहे हमारा बच्चा पाड़ लिया है। सर इसने बच्चा नहीं पाड़ा, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमते हैं सर, ऐसा कोई सुनिए तो अपने आप बहाना बना रहे हैं। फिर मार के घसीट के लेके गए मंडी में फेंक दिया उन्होंने। सर इन्होंने 2-3 दिन पहले भी एक काटा, इन्होंने बता रहे हैं कि हमारे को इसे तो गली में सर बहुत डोगी सबको मार के बाहर भगा देंगे, फिर तो गली में यही रहेंगे सर। कौन थे वो? ये स्कूल नेहरू स्कूल वाले हैं सर। बताओ न्याय चाहते हैं सर हम तो, हमने कोई नहीं, हमने तो न्याय चाहिए, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा हमारे लिए। यमुनानगर में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही जंगल के वन्य जीवों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। कलेसर जंगल से निकलकर हाथी और तेंदुए अब रिहायशी इलाकों और खेतों तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सड़क पर अचानक हाथी दिखाई देने से राहगीरों और वाहन चालकों को सुरक्षित दूरी बनाकर निकलना पड़ा। वहीं गाँव के खेतों में 2 तेंदुए नजर आने के बाद ग्रामीणों ने बच्चों और पशुओं को घरों के अंदर रखना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही के बावजूद वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने इलाके में गश्त बढ़ाने, निगरानी टीम तैनात करने और समय समय पर अलर्ट जारी करने की मांग की है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।